हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। 1857 क्रांति की सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 1857 क्रांति संबंधित 4 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो पहली बार हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 20 जून 1857 को फांसी पर चढ़ते समय किसने ये कहा था कि अब अंग्रेज़ों का प्रभुत्व कम हो चुका है, हिंदू और मुसलमानों की संतानों उठो, भारतीय इतिहास के इस मोड़ पर केवल दर्शनीय मत बनो। किसने कहा था? मान सिंह ने। मान सिंह कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तो अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने स्थापित किया? मान सिंह। मान सिंह कहाँ थे? महाराष्ट्र में। और इसने कहाँ पर स्थापित किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंड की एक रियासत थी और उस रियासत का नाम था बानपुर में। तो बानपुर में इसने एक तोप खाने का बनाने का कारखाना स्थापित किया था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के पूर्व भारतीय एवं यूरोपियों की संख्या का अनुपात कितना था? तो 5:1। अब हम चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना कर दिया? 2:1। मतलब कम कर दिया। पहले ज़्यादा थे भारतीय, फिर कम कर दिए। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस आयोग की सिफारिश पर 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय एवं यूरोपियों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया? किस आयोग पे? पील कमीशन की पे। मतलब पहले भारतीय ज़्यादा थे और यूरोपीय कम थे, फिर यूरोपीय और भारतीय इतने कर दिए। किस? पील कमीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न पे चलते हैं हम। सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया? रॉयल कमीशन का गठन किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये किसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेज़ों की नई पीढ़ी, आने वाली नई पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, इसका मनन करे, ध्यान से पढ़े और ये तमाम शिक्षा और चेतनाओं से भरे? किसने कहा था? लॉर्ड क्रोमर ने कहा था। देखो, अंग्रेज़ों ने कहा है भारतीय इतिहास को पढ़ने के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम क्या था, जिसे 1907 ईस्वी में मुक्त कर दिया गया था? मुसाई सिंह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में थे। देखो, मुसाई सिंह के बारे में आपको बताता हूँ। मुसाई सिंह पर यह आरोप था कि 4 जुलाई 1857 को पाली इंडिको फैक्ट्री में बंगाल सिविल सर्विस के तत्कालीन मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर विलियम रिचर्ड मूर और अन्य यूरोपीय लोगों E.S. जॉन और C.M. कैंप की हत्या में शामिल थे। उन गवाहों ने ये बताया कि उदवंत सिंह और अन्य की हत्या का बदला लेने के लिए जूरी सिंह ने W.R. मूर का धड़ से अलग कर दिया, जिसमें मुसाई सिंह ने उनकी मदद की थी। तो मुसाई सिंह को पकड़ने के लिए, आपको ये क्वेश्चन पूछता है, मुसाई सिंह को पकड़ने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने 200 रुपये का इनाम घोषित किया था। कितने रुपये का? 200 रुपये का इनाम घोषित किया। और मुसाई सिंह को 21 जून 1860 ईस्वी को, डेट भी याद रखनी, 21 जून 1860 ईस्वी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। आजीवन कारावास की सज़ा या काले पानी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें अंडमान की जेल में, कहाँ पर? अंडमान की जेल में 47 वर्ष कैद रखा और कैद रखने के बाद 1907 ईस्वी में रिहा हुए। अब रिहा होने के बाद उनका जो परिवार था वो वहीं अंडमान में रहता था, लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश आए, लेकिन इनके परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश में आने के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहीं का जो वातावरण था अच्छा लगा। तो इन्होंने फिर ये अंडमान में ही जाकर बस गए और बसने के बाद वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछ सकता है 1857 के विद्रोह में अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन आते बहुत टफ हैं। तो मुसाई सिंह कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में जन्म हुआ। और कितनी वर्ष जेल में रहे? 47 वर्ष जेल में रहे। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 विद्रोह के समय सर्वाधिक सैनिक कहाँ के थे? कहाँ के थे? अवध एवं बंगाल से थे। आपको बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकार किया था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से गए? पहले बंगाल एवं अवध से, फिर सैनिक कहाँ? पंजाबी, मतलब पंजाब एवं गोरखा। गोरखा कहाँ पर आपको पता होना चाहिए? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः कब स्थापित किया गया? 1858 के महारानी घोषणा पत्र के बाद। मतलब अपना कोई व्यक्ति पुत्र गोद ले सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1858 के रानी के घोषणा पत्र में भारतीय देशी रियासतों के प्रति अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई? भारतीय राज्यों की यथार्थ स्थिति बनाए रखना, मतलब जो राज्य पहले हड़प लिए गए थे उन राज्यों को वापस छोड़ दिया जाए। और ये भी नियम बताया था मैंने कि गोद लेने, जैसे किसी बच्चे को गोद लिया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने लिया तो कोई व्यक्ति गोद ले सकता है, नाना साहब ने लिया था तो कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले सकता है और उसके राज्य को उन्हें वहीं पर स्थित है जैसे। लेकिन मैसूर नहीं रखा गया था, मैसूर को नहीं छोड़ा गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के किस अधिनियम से लाइसेंस लेना पुनः अनिवार्य कर दिया गया? तो अधिनियम 15 से। पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अधिनियम 15 से कोई व्यक्ति कारतूस या बंदूक ले सकता है, अनिवार्य अधिनियम 15 से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था और प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। आपसे पूछा जाएगा क्रांति के समय कौन था? पामर्स्टन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन का वास्तविक नाम क्या था? हेनरी जॉन टेम्पल। आपसे पूछेगा भारत के लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे उनका वास्तविक नाम भी पूछ सकता है, तो उनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी का नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन राम से, ये लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? जब युद्ध प्रारंभ होता उस समय कौन था? जॉर्ज एनिसन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के दौरान जॉन एनिसन की मृत्यु के बाद किसे ब्रिटिश सेनापति नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? कॉलिन कैंपबेल को, जिसने कानपुर, लखनऊ और बरेली के विद्रोह को दबाया था। बरेली के विद्रोह में भी इसका योगदान था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? गंगाधर नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू के पिता और जवाहरलाल नेहरू के दादाजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। असबाब ए बगावत ए हिंद किसकी रचना है? आपको पता होना चाहिए, सर सैयद अहमद खान की रचना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर सैयद अहमद खान की रचना जो कि भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह कारणों पर लिखी गई प्रथम रचना है, असबाब ए बगावत ए हिंद, ये रचना आपको पता है। अब आपसे पूछे कब लिखी गई ये रचना, तो 1860 ईस्वी में लिखी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसकी रचना है? सर सैयद अहमद खान की रचना है। किसकी? सर सैयद अहमद खान की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह को कैसा विद्रोह बताया है? तो कैसा विद्रोह बताया है? सैनिक विद्रोह। हर किसी की अपनी अपनी थॉट है, इसने सैनिक विद्रोह बताया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खान कहाँ के सदर अमीन के पद पर थे? बिजनौर के। कहाँ के? बिजनौर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस.एन. सेन ये 1857 विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1857 किसकी रचना है? 1857 एस.एन. सेन की रचना है। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किसने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के, इस पर लिखा के रूप में समाप्त हुआ। किसने कहा? एस.एन. सेन ने कहा। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। एस.एन. सेन ने कहा, मतलब आंधी की तरह आया लेकिन अचानक ख़त्म हो गया, अल्पकालीन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के विषय में किसने ये कहा? सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। तो किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसकी रचना है? आर.सी. मजूमदार की रचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा कि
तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने 1897 के विद्रोह के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम किसने 1897 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बी.डी. सावरकर ने। इन्होंने अपनी पुस्तक 1897 के विद्रोह छपवाई थी हॉलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसने अपनी रचना फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में 1897 के विद्रोह को सुनिश्चित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किसने कहा है? वी.डी. सावरकर ने। सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय संग्राम विद्रोह कहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन यूनिटी किसकी रचना है? किसकी रचना? एस.बी. चौधरी की। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने अपनी रचना द ग्रेट रिवॉल्यूशन में 1897 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? किसने कहा था? अशोक मेहता ने। 1897 विद्रोह कैसा विद्रोह कहा? राष्ट्रीय विद्रोह। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी किसकी रचना है? टी.आर. होम्स की रचना है। ये एग्जाम में आ चुकी है कई बार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1897 के विद्रोह के संग्राम को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा किसने दी है? किसने? टी.आर. होम्स ने दी है, बर्बरता और सभ्यता की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब। पीजेंट एंड द राज किसकी रचना? एरिक स्टोक्स की रचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलर अपाइजिंग द बुंदेलखंड इन 1857 किसकी रचना? ताप्ती राय की। किसकी? ताप्ती राय की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसने अपनी रचना रिवेलियन 1857 का विद्रोह राष्ट्र और सामान्य जनता तक फैला हुआ विलिप्त था? मतलब किसने कहा? ये पी.सी. जोशी ने कहा है। किसने कहा है? पी.सी. जोशी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा 1897 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था? किसने कहा? बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसके अनुसार 1897 का विद्रोह धर्मांतों का ईसाइयों को विरुद्ध विद्रोह था? किसने कहा? L.E.R. रीज ने। ये हरियाणा का एडिशनल प्रोफेसर में आ चुका है क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसने 1897 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? जेम्स आउटसम एवं W. टेलर ने बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस ब्रिटिश सांसद ने कहा कि 1897 का आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह? बेंजामिन डिज़राइली ने 1897 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1897 के विद्रोह को किसने मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा दी है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में। कूपलैंड ने 1897 विद्रोह को मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1897 के विद्रोह को किन ब्रिटिश इतिहासकारों ने पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है? किसने दी है? लॉरेंस सीले, P.L. रॉबर्ट्स। इन्होंने 1897 विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। लेकिन भारतीय भी हैं इसमें जिन्होंने 1897 विद्रोह को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है। जैसा इसको नाम भी आपको पता होना चाहिए। दुर्गादास, बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां, R.C. मजूमदार आदि लोगों ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार 1857 की पूरी सीरीज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 257 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अब मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।